सो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम है शाहरुख सैफी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कथन और कारण यानी कि असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो और कहां से कर सकते हो। क्योंकि भैया साफ सी बात है, सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कह दिया था ऑलरेडी कि वो अब की बार आपके लिए केस बेस्ड वाले और साथ ही असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन में इंक्लूड करेगा, जिसका रिजल्ट आपने अपने जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे उसमें ऑलरेडी देख लिया था। नाउ क्वेश्चन इसकी सर, इन क्वेश्चंस को करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात है कि हमें समझ नहीं आते और समझ आ जाए तो हम इसका आंसर गलत कर देते हैं। तो इसे कैसे करें, प्लीज हमारी इस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकली, जी हाँ, क्वेश्चन भी पिक किए मैंने आपके लिए, जिसका मैं आपको आंसर बताऊंगा विद उसका एग्जाम्पल के साथ कि ये आंसर है तो इसका आंसर ये क्यों है, ठीक है। और टाइप्स बताऊंगा कथन कारण की, आप इन टाइप्स को कैसे समझ सकते हो और कैसे आपको ये करना है। सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की ये वीडियो को। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे टेलीग्राम ग्रुप में, जी हाँ बच्चों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे मटेरियल वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है 101% फ्री। जी हाँ बच्चों, तो मैंने आपसे क्विक प्रैक क्लासेस आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने टर्म 1 से रिलेटेड, जी हाँ, आपसे एक पोल आस्क किया था और आप रिजल्ट देख सकते हो। और आई नो कि मेरे को पता था कि कुछ ऐसा ही आएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है या होती आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और रीजन मैंने इतने सारे दिए थे, मतलब ऑप्शन इतने सारे दिए थे। तो पहला है कि डेट्स को याद रखने में, कथन और कारण में, फुल फॉर्म से रिलेटेड, पैसेज वाले क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में भी गलतियां, और 4 में से जो 2 होते हैं ऑप्शन की, भैया ए बी सी डी में से सी और डी तो गलत है लेकिन ए बी में से कोई हो सकता है, तो 50-50% चांस। तो यहां देख सकते हो कि 731 वोट्स आए, यानी इतने बच्चों ने यहां पर अपने आंसर दिए हैं। तो आप देखोगे कि आपको एक जो है वो अलग ही शो हो रहा है। जी हाँ, वो है कथन और कारण वाला, यानी कि 64% बच्चों को कथन और कारण वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि जो आप 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट सोचते हो या आपने मन में ठान रखा है कि ये 40 आउट ऑफ 40 मैं लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी, तो ये कैसे अचीव हो सकता है। ये आपका अचीव करेगा यही वाला असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। सर यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो कोई बात नहीं, अभी जरा इन्हीं के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले बच्चों दोनों मीडियम में बताऊंगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस क्वेश्चन की टाइप्स की एक खास बात ये होती है कि इसमें ऑप्शन जो होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन इसके अंदर फिक्स्ड होते हैं, बस इसकी टाइप्स बदल जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपके सामने यही आता है, ये बात आप अच्छे से समझ चुके हो। अब इन्हीं के अंदर थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं और एक बेहतर तरीके से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आपसे पूछे जा रहे हैं या आगे भी पूछे जाएंगे, और क्या मैं ये आपके लिए एपिसोड में सीरीज लेके आऊंगा या नहीं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो देखिए बच्चों, एग्जाम में जब आप पेपर देने जाते हो तो ये 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम दिखते हैं। इंग्लिश में आपको ऐसा दिखेगा और हिंदी में ऐसा लिखा होगा। तो ये अभिकथन या कथन बात एक ही है, इंग्लिश में असर्शन ही कहा जाता है इसे। तो देखिए क्या बात की गई है, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये पहली टाइप्स होगी ऑप्शन की। दूसरी है बिल्कुल सेम, बस उसके अंदर एक छोटा सा एक माइनर सी चीज है जो डिफरेंट करती है एक दूसरे को। तो वो है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और तीसरी है कि असर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट। और चौथी है असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। तो जो तीसरा और चौथा वो शफल कर दिया गया। उसी तरह हिंदी में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है ना वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। कथन गलत लेकिन कारण सही, कथन सही लेकिन कारण गलत। अब इतने से क्वेश्चन के अंदर बच्चों को इतनी सारी कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको बता देता हूं इनका एग्जैक्ट मीनिंग है तो है क्या। जब आप एग्जाम देने जाओगे ऐसे क्वेश्चन गारंटीड है कि आने वाले ऑप्शन यही रहने वाले हैं
उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में भी आप यही सोच रहे होंगे जो आज आप सोच रहे हो, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, एक एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले है अभिकथन और कारण। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चन की एक खास बात है कि इसके अंदर अगर आपको लगे, अगर आप जो भी पढ़ के गए हो और आपको अगर ऐसा लगता है कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो असर्शन बोला गया है और जो कथन बोला, कारण जो बोला गया, वो दोनों सही है, तो प्लस पॉइंट यहां पर बच्चे का ये होता है कि भैया अब तीसरा और चौथा ये ऑप्शन आप काट सकते हो। जब आपको ऐसा फील हो जाए कि कथन कारण दोनों सही है, तो यहां पर तीसरे और चौथे ऑप्शन का रोल ही खत्म हो जाता है। और अब बात आती है फाइट करने की, क्वेश्चन नंबर ए और बी में, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी में। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि भैया असर्शन रीजनिंग दोनों ठीक है, तो ऑप्शन ए बी में दोनों ठीक कहा गया है। बस ये है कि पहले ऑप्शन में कहा गया है कि एक्सप्लेनेशन भी सही कहा जा रहा है, और दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आप इन्हीं के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि मुश्किलात यहीं पर ही आ रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहले, अगर जब आप ऐसा फील हो कि दोनों कथन कारण सही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात कर रहा हूं ईस्ट की, मैं बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा ये वेस्ट है ना, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये लीजिएगा, मैंने एक आपके लिए प्लस का निशान बना दिया। मैं बात कर रहा हूं यहां पर वेस्ट की, और यहां बात हो रही है ईस्ट की। तो भैया ये जो ईस्ट वाली साइड है ना, और ये जो वेस्ट वाली साइड है, ये अपनी जगह सही है। ये क्या है, अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। और ये वाली जो साइड है, ये अपनी जगह सही है। तो भैया सर मतलब समझ नहीं आया, तो समझ आएगा ना आपको, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, वो आपका यही कहलाया जाएगा। नहीं समझे, देखिए, ईस्ट यानी पूर्व अपने बारे में सही बात कर रहा है, और वेस्ट अपने बारे में सही बात कर रहा है। तो दोनों अपने बारे में बात तो कर रहे हैं, तो वो दोनों सही हो गए, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है ही नहीं, ये एक दूसरे के रीजन बने ही नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन 2 में यही बात की जाती है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है ना, वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। दैट इज वाई ऐसी सिचुएशन में आपको बी वाला ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया कि भैया 1947 में भारत को आजादी मिली, 1947 में भारत को आजादी मिली। तो ये हो गया आपका कथन। कारण क्या लिखा, 2014 में देश के जो प्रधानमंत्री नए बने उनका नाम था नरेंद्र मोदी। तो आप मुझे बताइएगा क्या ये इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा। भैया 1947 में आजादी हमें मिली, तो ये अपनी जगह सही हो गया, और 2014 में वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो बने थे, तो ये अपनी जगह सही हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपको चूज करना पड़ेगा कि असर्शन एंड रीजनिंग, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान रखना, अभी मैं आपके लिए प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो होप्स हो कि आपको सेकंड ऑप्शन तो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली, तो ये मैंने दे दी एक स्टेटमेंट, मैंने क्या दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दी। मैंने इसका रीजन क्या बोला, मैंने इसका रीजन बोला कि 150 साल तक या 200 साल तक भारत जो था वो ब्रिटिशों का गुलाम था, और कुछ नेशनल मूवमेंट यानी कि कुछ राष्ट्रवादी आंदोलन के चलते भारत को 1947 में आजादी मिली। तो आप मुझे बताइएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में ए और बी में से कौन सा करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है कि रीजन सही दिया जा रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करोगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। तो यही सबसे बड़ी आपकी गलती है कि अगर आपको लगता है कि भैया दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करके आ जाते हो। लेकिन थोड़ा ध्यान से यही समझना है कि बच्चे अगर वो एक दूसरे के साथ संबंध कायम कर रहे हैं, तभी ऐसी सिचुएशन में आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे। अदरवाइज अगर दोनों अपनी जगह सही है, तो आप बी वाले के साथ जाओगे। यही तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, जो कि सीबीएसई ने इस सेशन 2021 एंड 22 के लिए पहले ही जारी कर दी थी, कि बच्चे को हम डीप तरीके से एनालाइज करने के लिए, उसे क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप करने के लिए, किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से वो करता है, ये सारी जो स्किल्स होंगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के तहत अंदर आती है सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छी टाइप्स है। और एक बात बता दूं, ये आपके
कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इवन मेरे टीचिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी और डी वाला जो ऑप्शन है कि भैया असर्शन सही है लेकिन उसका कारण गलत दिया गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया मैं आपसे बोल रहा हूँ, इधर दो स्टेटमेंट लेता हूँ मैं आपके सामने, अब तीसरा ऑप्शन भी दे देता हूँ। मैंने दो ऑप्शन लिए, एक मैं ले लेता हूँ, चलिए कोई भी एग्जाम्पल तो बहुत है कि 1984 में मैंने बोला कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, बॉडीगार्ड के द्वारा उनको मार दिया गया था। चलिए ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट दे दी। मैंने इसका रीजन क्या बताया, 1975 में आपातकाल लगा था, 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका रीजन क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, लास्ट वाला ऑप्शन कथन सही और कारण गलत, कथन सही लेकिन कारण गलत हो रहा है, तो एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि वर्ष 2011 में भारत ने विश्व कप जीता। मैंने इसका कारण बता दिया कि ये जो विश्व कप हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये मैं लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हालांकि मैं कॉमन सा क्वेश्चन ले रहा हूं, क्रिकेट वाला बच्चों को आराम से समझ आता है, स्पेशली फॉर बॉयज के लिए, ठीक है। तो ठीक है भैया, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था, ठीक है ना, बांग्लादेश में, भारत के अंदर, तो ऐसी जगह पे हुआ था। तो कारण यहाँ पे गलत हो गया लेकिन कथन सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने ये देखा कि आप आराम से कर लेते हो। अब बात आते हैं, सर क्वेश्चन दिखाइए, हम क्वेश्चन के तहत करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले है कि रीजन असर्शन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन थे ऑलरेडी आपके सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये खुद एग्जाम में आए पड़े हैं। तो असर्शन में बोला गया था कि इन 1920 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यानी कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को मान लिया गया था। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट थी, 1920 का ही नागपुर अधिवेशन था। अगर यहां 1921 लिखा होता ना तो ये अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाती। तो यहां तक आपको पता है, ये सीधी लाइन उठाई है एनसीईआरटी से। अब इसका कारण क्या, देखिए क्या दिया गया, कारण दिया गया कि आजादी के तत्काल का मतलब होता है इमीडिएटली, उसी टाइम, ऑन द स्पॉट, कि आजादी के तत्काल बाद ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया था। और जबकि आप जानते हैं कि 1953 में बनाया गया था और इसको पारित कब किया गया था, 1956 में। पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो आप बताइए कि ये जो रीजन जो दिया गया वो गलत नहीं हो गया? ऑब्वियसली ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सही हो गया लेकिन कारण गलत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप किस पे क्लिक करोगे? तो भैया इस पे करोगे ना, ऑप्शन नंबर डी पे। क्योंकि एग्जाम में ये भी ध्यान रखना कि ये जो मैंने यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट लिखा है, हो सकता है कि ये ऊपर और नीचे कर दे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस मान के चलिएगा कि कथन सही हो गया लेकिन इसका कारण गलत हो गया। ऐसी सिचुएशन में तो आप आराम से कर लेते हो। तो ये होगी पहली टाइप। अब दूसरी टाइप देखिए, अगला क्वेश्चन। तो सेशन में आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश इंडिया वाज इनटू टू पार्ट। इन वन पार्ट देयर वर ब्रिटिश डोमिनियन Indian provinces and in the other part there were indigenous princely state, or there were 565 native princely state in India। तो कहने का मतलब है कि कथन में बोला गया था कि ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांटा गया था और एक हिस्से में ब्रिटिश वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही हो गया और इसका कारण बताया गया था कि 565 देसी रजवाड़े थे, ऑब्वियसली थे। तो दोनों एक दूसरे से अब यहाँ पे वो मैच करें। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे कि असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि जो कारण है वो सही तरीके से व्याख्या कर रहा है अभिकथन की। तो ऑप्शन नंबर ऐसी सिचुएशन में तो आप काउंट कर लेते हो। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन बी आपको चूज करना होता है। एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 है यूएनओ वाला लेसन, कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। ठीक है भैया, स्थायी सदस्य आप जानते हो 5 ही अभी के समय, अपना रशिया हो गया, साथ ही अमेरिका हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, ये 5 है, ये परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर है। कारण क्या बताया गया कि भारत एक परमाणु शक्ति है। तो आप मुझे बताइएगा ऐसी सिचुएशन में आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे या बी के साथ जाओगे? तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा, विद प्रूफ मैं आपको बताता हूं। कैसे सर?
तो असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई दोराई नहीं है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है या नहीं है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है भैया। 1974 में हमने करा ना परमाणु परीक्षण, और 1998 में भी हमने करा लगातार 5। तो इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, तो ये तो रीजन हो गया। लेकिन इंडिया वांट्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल, कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन कारण उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि भैया ऐसे तो पाकिस्तान भी है, एक न्यूक्लियर जो पावर है उसके पास भी है, तो कारण थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है क्योंकि वो डिजर्व करता है। उसका कारण ये है कि भारत के पास एक तो अच्छा खासा लैंड भी है, ऊपर से जनसंख्या भी उसकी ज्यादा है, और स्टार्टिंग से भारत जो था वो यूएनओ का एक सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर के तौर पे लाए। चाहे वो कितने भी प्रोग्राम हो, काउंसिल हो, सभी में उसने पार्टिसिपेट किए हैं। तो इस तरीके से ये लगता है कि भारत डिजर्व करता है कि उसे एक परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आता है कि दावेदारी कौन पेश करता है? भारत ही करता है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक वो निवेश का एक हब है, इन्वेस्टमेंट का एक हब है। एशिया के अंदर इंडिया का बहुत नाम है। तो दैट इज वाई बच्चों, ये सारे रीजन आप काउंट कर सकते हो। तो इसी वजह से ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह ठीक है लेकिन इनका कोरिलेट नहीं हो पा रहा सही तरीके से। तो होप्स हो कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। एक अगला क्वेश्चन था कि सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य के स्वामित्व था। द मेन फॉर्म ऑफ द ओनरशिप इन द सोवियत यूनियन वाज स्टेट ओनरशिप। तो ये तो असर्शन था। अब रीजन क्या था? कि भूमि, अन्य संपत्ति और उत्पादन का वितरण पर राज्यों का नियंत्रण था। द स्टेट हैड कंट्रोल ओवर द लैंड, अदर प्रॉपर्टी एंड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सारी की सारी चीजों पे जो स्टेट था उसका कंट्रोल था। अब भैया ये बात अगर आपने चैप्टर पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपको पता है अच्छे तरीके से कि दोनों सही है और एक दूसरे का अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है। तो दैट इज वाई बच्चों हम कह सकते हैं कि ए और बी बोथ करेक्ट, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है। सो सिंपल। आप मुझे बताइए कहीं आपको कोई प्रॉब्लम? तो ये एक छोटे बहुत एग्जाम्पल लिए गए थे। अब सारी बात ये है कि सर इन्हें और अच्छे तरीके से हम कैसे करें। ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए, चले ये तो हमें समझ आ गया, कुछ क्वेश्चन ये प्री बोर्ड में भी आए थे, तो बिल्कुल उसका भी आंसर है। उसके लिए मैं हर बार की तरह बच्चों आपको प्रेफर यही करता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ो, हाईलाइट करके पढ़ो। तो यहां तक भी ठीक है, बच्चे फुल्ली एग्री करते हैं कि सर हम ऐसे पढ़ते हैं तो सर हमें तब भी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो अभी भी इसका सॉल्यूशन पूरा नहीं मिला। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, एक तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन के लिए ही बता रहा हूं कि मैं आपकी इन कथन कारण की जो सीरीज है वो अलग से स्टार्ट कर रहा हूं, एक बेहतर लेवल से, जहां पर मैं कंप्लीटली आपको कथन और कारण के जो क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूं सभी एपिसोड वाइज सीरीज में। नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, अदर सब्जेक्ट टू, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मतलब जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और अब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो उसे कंफ्यूजन कहाँ होती है? उसे कंफ्यूजन यहाँ होती है कि उसने एनसीईआरटी पढ़ी, अब एग्जाम में जब वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड बन के आ जाता है तो बच्चा वहां पर हो जाता है कंफ्यूज, चाहे वो कथन कारण क्यों ना हो या फिर अदर क्वेश्चंस क्यों ना हो, क्योंकि अलग 5 टाइप है ना आपकी, एक सिंपल होगी, एक कथन कारण, मल्टीपल, मिलान, बहुत सारे टाइप्स होगी। तो बच्चा यहाँ 50-50% में वो खो जाता है या फिर उसे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो इन्हीं चीज के लिए बच्चों मैं हर बार बच्चा मुझसे पूछता है कि सर प्लीज कोई एक रेफरेंस बुक बता दीजिएगा, तो मैं आज इस वीडियो में जरूर आपके साथ रेफरेंस बुक भी शेयर कर रहा हूं और दिखा भी रहा हूं आपको, और इसकी क्वालिटी भी बता रहा हूं कि आपको कैसे हेल्प कर सकती है। जी हाँ बच्चों, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ओसवाल पब्लिशर की गुरुकुल की एक बुक है, सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। और इस बुक की खास बात यह है बच्चों कि ये स्पेशली टर्म 1 एग्जाम से रिलेटेड है, पहली चीज, ऊपर से ये लेटेस्ट वर्जन पे है, दूसरी चीज। और मेरे को इस बुक की सबसे अच्छी खास बात ये लगी, मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूं, हालांकि मैं एनसीईआरटी ही हर बार बच्चों को बोलता हूं, लेकिन इसके अंदर ना टाइप्स है क्वेश्चंस की बहुत अच्छी, क्योंकि एक तो ये हो गया आपका ऑल इन वन एक तरीके से, लाइक इसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, ऑलमोस्ट आपके ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट हैं। और इसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस सारे मिलेंगे, पूरा कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस है, और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन के साथ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, इमेज वाले क्वेश्चन,
मैप वाले क्वेश्चन जो जो जिस जिस सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं वो सारे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए इस बुक से भी लेता हूँ। तो मेरे को ये बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, स्टैंडर्ड लगा, क्वेश्चन जो है वो वाकई में अच्छे हैं। और एक अच्छी बात ये भी थी, मैंने जब इस बुक को रीड आउट किया तो देखा कि जो आपके प्री बोर्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे ये इसमें से ऑलरेडी गिवन थे। यस बच्चों, आप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें, आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने आपकी बात जारी किया था वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। सिलेबस आपका दे रखा है सब्जेक्ट वाइज। और अच्छी बात तो आप ही के लिए है ना कि आपको इतनी सारी बुकें नहीं खरीदनी, एक ही बुक के अंदर सारा है। तो इसके अंदर इतने सारे मल्टीपल सब्जेक्ट है जो अभी मैंने आपके साथ बता दिए। और क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम टाइप वाले हैं, जैसे सेक्शन ABC होता है और वैसे ABC में ये डिवाइडेड किए गए हैं। लाइक पॉलिटिकल साइंस में 60 क्वेश्चन एक एक लेसन में आपको देखने को मिलेगा। ये इंग्लिश मीडियम में है स्टिल अभी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको अदर ऑप्शन भी वहां पर शो होंगे, बट थोड़ा डाउन करोगे तो 12th क्लास का ये वाला आपके लिए दिख जाएगा ह्यूमैनिटीज के लिए। तो काफ़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड बुक है, आप इसे ले सकते हो। ये मेरी आपके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि बच्चे बहुत पूछते रहते हैं रेफरेंस बुक के बारे में, तो रीड आउट किया तभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो ये था। अब नाउ क्वेश्चन इसकी, ये बाकी इसका सारा कंटेंट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन इसकी, सर आप हमें अब ये बताइएगा कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हो। जी हाँ, यही तो सबसे मेन है। तो भैया आपका ये जो आने वाला मंडे है, जी हाँ, ये जो आने वाला आपका मंडे है, तब से आपके लिए मैं ये वाली जो है सीरीज वो स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, और PDF भी आपको इसकी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब एग्जाम में ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पता है कौन से सेक्शन में आते हैं? आपका अगर 3 सेक्शन है A, B और C, तो इसमें तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 24 आ रहे हैं और इसमें भी 24 आ रहे हैं। तो भैया इसमें से आपको 20 करने हैं जो कि बहुत इजी लेवल के हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज, और इसमें भी बच्चे पैसेज आराम से कर ले रहे हैं जहां तक मैंने देखा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसी में ही तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, और असर्शन रीजनिंग भी इसमें ही है। तो ये 24 क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक पेपर में आपके 4 से 6 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के आ रहे हैं। तो हम अपनी टाइप्स लेके चलेंगे 30 से 50 के बीच एक सब्जेक्ट की। हिस्ट्री के अंदर आराम से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, पॉलिटिकल में भी आराम से 50, ज्योग्राफी में भी आराम से 30-40 बन जाएंगे, लेकिन वो प्योर NCERT बेस्ड होंगे, लाइनें से आपको बताया जाएगा। तो आप ये वाली सीरीज को अटेम्प्ट करना बिल्कुल ना भूलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। मैं आपके लिए बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइप के ही क्वेश्चन यूज़ करूँगा, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका कथन और कारण से रिलेटेड। होप्स हो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दोबारा से क्विक रिकैप कर देता हूँ कि भैया असर्शन और रीज़न अगर दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हुई तो तब ऐसे सिचुएशन में आप ऑप्शन B के साथ जाओगे। अगर वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कोरिलेट करी तब जाके आप ऑप्शन A के साथ जाओगे। और C और D वाला तो वैसे ही ईजी होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो सभी PDF आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाती है बिना बोले, 101% ये आपके लिए फ्री है। और अब तो ऑलरेडी 4000 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो ये मेरी पर्सनल ID है इंस्टाग्राम पे, और ये क्विक प्रेप की आप किसी पर भी मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पर आपका जो भी आपका जैसा भी डाउट है वहाँ पर रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। होप्स हो कि बच्चों आपको ये जो वीडियो वो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।